हेलो एवरीवन, आप सभी का एक नई वीडियो में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशीष सर और ये है क्लास 9 के लिए सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में पेपर रहेगा जो कि आपका मिड टर्म एग्ज़ाम में आने वाला है। तो पूरी वीडियो ध्यान से एंड तक देखते रहिए ताकि आपको पूरा पैटर्न समझ में आए और इसके बाद आपके अच्छे नहीं बल्कि पूरे मार्क्स ज़रूर आएंगे। तो आगे बढ़ते हैं, इससे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना, अपने दोस्तों को भी क्लास ग्रुप में शेयर कीजिए। साथ ही इसी तरह से नई नई वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पेपर आपका 40 मार्क्स का रहेगा और 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटे का। और सामान्य निर्देश आप ज़रूर देखें कि इसमें 4 खंड होंगे आपको और 60 प्रश्न हैं। आपको 60 में से यहाँ पर 50 प्रश्न करने होंगे और आपको प्रत्येक प्रश्न जो है वो 0.8 मार्क्स का होगा। तो देखें यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है। चलिए सेक्शन ए देखेंगे। तो सेक्शन ए में आपको 24 प्रश्न होंगे। पहला प्रश्न है आपके लिए, टाइट क्या था, व्हाट इज टाइट। तो 4 ऑप्शन आपके लिए, 4 ऑप्शन में से आपको एक ही सही आंसर मिलेगा, लेकिन मैंने आपको आंसर यहाँ पर टिक किए हुए हैं। आप देखें कि आपका आंसर भी सेम आ रहा है या नहीं। तो जो टाइड है वो टाइड क्या है, आपका चर्च के द्वारा वसूला जाने वाला एक कर है। ए टैक्स रिव्यूड बाय द चर्च। चलिए अगला सवाल है, 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज कितने स्टेट्स में विभाजित था। चलिए आंसर देखें आप। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है। हिंदी में आपको पढ़ रहा हूँ, इंग्लिश में आप देख लीजिए। तो जो सही आंसर है वो है 3, यानी कि 3 स्टेट्स में ये डिवाइड था। उसके बाद देखो यहाँ पर मिलान करना है आपने, फाइंड द इनकरेक्ट मैच, यानी कि आपको गलत का मिलान करना है। आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड में दे रखे हैं और ये राइट साइड में दे रखे हैं। तो किसका कौन सा शासक था, आपको यहाँ पर गलत वाला देखना है। तो गलत आपका क्या है, सी, यानी कि जॉन लॉक जो है वो शासक, ये आपका गलत मिलान है। इसी के साथ ही चौथा प्रश्न है आपके लिए, अपनी मूंछ में लिए हुए सांप प्रतीक है। अपनी पूंछ मुंह में लिए हुए सांप, तो ये किसका है, सनातनता है, स्नेक बिटिंग इट्स टेल। और अगला सवाल है आपका 5वां। तो 5वां सवाल है, दासों की आज़ादी का प्रतीक है। दासों की आज़ादी का कौन सा प्रतीक है। 4 ऑप्शन है, चारों में से आपका एक ही सही मिलेगा। और इसके बाद आप देखो यहाँ पर द सिंबल फॉर फ्रीडम ऑफ सेल्फ इज, तो ये रहेगा आपके लिए टूटी हुई जंजीर, यानी कि ब्रोकन चेन। और अगला सवाल है आपके लिए 6, सही मिलान की पहचान करेंगे। तो यहाँ पर जो मैं कॉलम यानी कि आपको इसको मैच करना है और सही कौन सा है। तो सही आपका है डी, यानी कि कॉमेट जो है वो भारत, इसका सही मिलान है, बाकी सारे गलत हैं। चलिए अगला सवाल है, मेरा मित्र एक ऐसे देश का निवासी है जिसके देश की सीमा यानी कि बॉर्डर भारत के साथ नहीं टच होता। निम्नलिखित में से वह किस देश का निवासी है। तो बहुत सारे देश भारत से टच होते हैं, बट एक ऐसा देश है जो भारत से टच नहीं होता। तो भूटान, बांग्लादेश और नेपाल ये जो है भारत से टच होते हैं, बट जो ईरान है ना वो भारत से टच नहीं होता। दोस्त कहाँ का है, ईरान का। अगला सवाल है 88 वाला, 82 डिग्री 30 इंच पूर्वी देशांतर कहलाएगी। तो ये कहलाती है आपका भारत का मानक मध्याह्न, है ना, प्राइम मेरिडियन ऑफ इंडियन। और इसके साथ आपका अगला 9वां सवाल है, निम्नलिखित में से एक भारतीय राज्य की सीमा पाकिस्तान से नहीं मिलती। भारत की जो पाकिस्तान से नहीं मिलती वो है आपका हिमाचल प्रदेश। और अरब सागर स्थित है। अरब सागर कहाँ है, तो अरब सागर है आपका भारत के पश्चिम में, ठीक है। तो जो अरब है, अरब सागर पश्चिम बंगाल में गिरती है, तो ये भारत के पश्चिम में है। अगला सवाल है, हिमाचल के सबसे उत्तरी श्रृंखला को कहा जाता है। ये है हिमाद्री, है ना, हिमाद्री कहा जाता है हिमाचल के सबसे उत्तरी श्रृंखला को। तो भांगर क्या है,
भांगर इज, व्हाट इज भांगर? तो भांगर है आपका पुराने जलोढ़ मैदान, पुराने जलोढ़ मैदान को भांगर कहते हैं। 13वां सवाल है, निम्नलिखित में से किसने 2002 में पाकिस्तान में लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर लागू किया था? लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, तो ये करा था परवेज़ मुशर्रफ ने। ठीक है, ये तो आप हिंदी इंग्लिश में लगभग सेम ही है ये। 14वां सवाल है, किस प्रकार की सरकार में शासक लोगों द्वारा चुने जाते हैं? तो ये रहेगा लोकतांत्रिक, है ना, तो लोकतांत्रिक यानी कि डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी में क्या होता है, जो सरकार है, सरकार में शासक लोगों द्वारा वो चुने जाते हैं ना, तो लोग चुनते हैं उन्हें, तभी उन्हें सरकार बनाते, CM PM वगैरह हो गए। तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर लेना, ताकि इसी तरह से आपको और भी वीडियोज हमारी आती रहें। और अगला सवाल है आपके लिए हिंदी इंग्लिश दोनों। किसी देश में केवल एक ही दल के सदस्यों को चुनाव में खड़े होने का अधिकार प्राप्त है, इस प्रकार के चुनाव के बाद बनी हुई सरकार कहलाएगी। यानी कि एक ही दल जो है चुनाव करेगी और वही अपना लीडर बनाती है, तो ये रहेगा आपके लिए गैर लोकतांत्रिक यानी कि नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। 16वां सवाल है, सऊदी अरब, सऊदी अरब में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार कब मिला? तो आपको पता है कि सऊदी अरब में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं था, जो कि 2015 से उन्हें भी ये अधिकार दे दिया गया। तो सी आंसर इसका करेक्ट है। और उसके बाद 17 देखें आप कि निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्रता के बाद भारतीय रियासतों की विलय में निर्णायक भूमिका निभाई? तो ये हैं आपके सरदार वल्लभ भाई झावर भाई पटेल। डी ऑप्शन। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है? हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? तो ये है आपका राजेंद्र प्रसाद जो है इसके अध्यक्ष थे। और संविधान सभा ने किस वर्ष संविधान को अंगीकृत किया, है ना? तो ये अडोप्ट कब किया इन्होंने? तो अडोप्ट किया इन्होंने 1949 यानी कि 49 में, 1949 में। और 1950 में ये क्या हो गया था, लागू भी हो गया था। उसके बाद देखो यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन का कारक है? प्रोडक्शन, है ना? तो प्रोडक्शन ये इज ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। तो ये रहेगा आपके लिए उपरोक्त सभी, यानी कि भूमि भी है, श्रम भी और पूंजी भी है ना? लैंड, लेबर और कैपिटल सारे हैं। तो आपका ऑल ऑफ द अबव आंसर होगा। इसी के साथ देखो 21 में निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रिया पालमपुर गांव में की जाती है? आर्थिक क्रिया, तो पालमपुर गांव में देखो भाई कृषि भी है, परिवहन भी है और लघु एवं कुटीर उद्योग भी है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए कमल मिट्टी देखो भाई, कमल मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करता है ना? कोई कमल नाम का है लड़का, वो मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करता है। बताइए वह किस क्षेत्र से जुड़ा है? मिट्टी के बर्तन बनाता है, तो भाई ये प्राथमिक रहेगा, यानी कि प्राइमरी सेक्टर है ये। और अगला सवाल है आपका, थोड़ा सा ये लंबा है तो इसे पूरा दिखा देते हैं। संविदा की एक कामकाजी महिला, उसे सब एथनिक अवकाश और सामाजिक सुरक्षा यानी कि बीमा ग्रेजुटी प्राप्त है। बताइए वह रोजगार के किस क्षेत्र में काम करती है? तो उसे क्या मिलता है यहाँ पर? बीमा और ग्रेजुटी मिलती है। तो ये रहेगा संगठित क्षेत्र यानी कि ऑर्गेनाइज सेक्टर, जो भी ऑर्गेनाइज होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, वो काम दिलाते हैं। और 24 में रहेगा निम्नलिखित में से कौन सा HYV बीजों का अवगुण है? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑल ऑफ द अबव, यानी कि तीनों इसके सही आंसर है। अब आता है आपके पास सेक्शन बी, और सेक्शन बी में यहाँ पर कथन है और कारण है। देखो ये थोड़ा सा ध्यान से इन सवालों को देखना है आपने। यहाँ पर आपको एक कथन है, अभिकथन और कारण है, तो आपको दोनों अभिकथन और कारण को दोनों को पढ़ना है। दोनों में से कौन सा सही है कौन सा गलत है वो आपको लॉजिक लगाना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन रहेगा, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, क्या ये है या नहीं है वो आपको चेक करना है। और भारत में जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि सारे निर्णय लेते हैं। जब भारत ने, हमारे देश में जब प्रतिनिधि चुने जाते हैं तो CM PM वो क्या सारे निर्णय जो है वही लेते हैं,
तो इसका जो ए आंसर है वो करेक्ट रहेगा, यानी कि कथन ए और कथन आर जो दोनों सही है ना। तो सारे निर्णय कौन लेता है? पीएम लेता है, सीएम लेता है। भाई आप और हम लोग तो कुछ निर्णय ले ही नहीं सकते। साथ ही भारत एक लोकतांत्रिक देश भी है, लोकतंत्र है हमारे देश में। चलिए अगला सवाल है 26 का सही मिलान कीजिए और उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे देखो गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, न्याय, तो आपने इसे मिलान करना है और उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो आपका रहेगा ए ऑप्शन सही, यानी कि फर्स्ट का सी है, सेकंड का ए है और थर्ड का बी है। चलिए इंग्लिश मीडियम में भी आपके लिए कॉलम है और इसे भी आप देख सकते हैं। साथ ही 27 वाला देखो, निम्नलिखित में से किस देश से प्रेरणा लेकर समकालीन दुनिया के अधिकांश देश अपने संविधान की शुरुआत एक प्रस्तावना से करते हैं? तो ये है आपके लिए यूएसए, यानी कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। चलिए यहाँ पर देखो, भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है, इसका क्या मतलब है? भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है, इसका क्या मतलब है? तो इसके लिए आप देखो बी आपका आंसर है कि नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की पूरी स्वतंत्रता है। यहाँ पर आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी भी धर्म को मान सकते हैं, आपको कोई भी फोर्स नहीं किया जाएगा। उसके बाद देखो 29, तो 29 में देखो, एक लोकतांत्रिक देश उसके प्रत्येक नागरिक के वोट के मूल्य का भी मूल्य होता है ना। तो ये रहेगा आपके लिए समान, यानी कि इक्वल, हर किसी के वोट का समान है। एक अमीर वोट डालेगा तब भी एक ही काउंट होगा और गरीब वोट डालेगा तब भी एक ही काउंट होगा वोट। चलिए फिर से देखो, यहाँ पर आपको अभिकथन और कारण से रिलेटेड है, तो थोड़ा सा इसे देखें और हिंदी इंग्लिश में देखेंगे आप। तो इसका जो ए है, यानी कि चीन एक अलोकतांत्रिक देश है। तो क्या एक चीन अलोकतांत्रिक देश है? चीन के लोगों के पास चुनाव में कोई विकल्प नहीं होता। तो चीन के लोग क्या करते हैं? चुनाव नहीं लड़ पाते हैं, मतलब उनके विकल्प नहीं होता। तो ये आपका क्या है? ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। और अगला सवाल है 31, निम्नलिखित में से लोकतंत्र के पक्ष में कौन सा तर्क उचित है? लोकतंत्र में बेहतर निर्णय लेने की संभावना होती है। लोकतंत्र में नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है। लोकतंत्र निर्णय लेने में देरी होती है। तो देखो भाई, निर्णय लेने में तो देरी नहीं होती है, वोट डाला और तुरंत रिजल्ट आ जाता है। बट हाँ, बेहतर निर्णय लेने की संभावना होती है। आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप सीएम किसे बनाना चाहेंगे, पीएम किसे बनाना चाहेंगे। तो निर्णय भी सही रहता है और नागरिकों का सम्मान भी बढ़ता है ना। अमीर भी उसी तरह होता है, गरीब भी उसी तरह, तो दोनों को सिमिलर रखा जाता है। इसके अकॉर्डिंग आपका बी ऑप्शन सही है। चलिए अगला सवाल है, आज़ादी की लड़ाई के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस नेता ने 8 अन्य नेताओं के साथ मिलकर 1928 में भारत का संविधान बनाया था? तो ये थे हमारे मोतीलाल नेहरू, है ना। तो मोतीलाल नेहरू जी ने जो शुरुआत है वहाँ पर उन्होंने बना दिया था अपना संविधान। चलिए फिर से आपके लिए कथन और कारण वाले सवाल हैं, तो इन्हें ध्यान से देखो कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है और भारत की मानक समय रेखा के मान इतना है। तो इसमें आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। और अगला सवाल है 34, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के संबंध में नहीं है? कौन सा स्टेटमेंट भारत का नहीं है? यह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, बिल्कुल है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह विश्व का 7वां बड़ा देश है, 7वां नहीं है। तो यहाँ पे ये वाला आपका गलत है स्टेटमेंट, इसलिए आपका यही आंसर आपका सही हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखो, नीचे दी गई विशेषताओं के आधार पर पहचान कीजिए कि यह भारत का कौन सा भौतिक स्वरूप है। तो देखो आपको बॉक्स पढ़ें और उसके बाद आपको यहाँ पे प्रायद्वीपीय पठार इसका करेक्ट आंसर मिलेगा। चेक करेंगे ज़रूर आपके आंसर सही आ रहे हैं या नहीं, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इसी तरह से नई नई वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और अगर आपको दूसरे सब्जेक्ट के चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक दिया है, आपको हिंदी का मिलेगा, मैथ का मिलेगा, साइंस का मिलेगा, संस्कृत का मिलेगा, है ना, इंग्लिश का, तो सभी के आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अच्छा, बरकान क्या है? व्हाट इज़ द बरकान्स? तो ये है आपके बालू के अर्धचंद्राकार
टीले हैं। पोर्ट ऑन द वेस्टर्न कोस्ट है। और इसके बाद 37 निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप प्रवालों से बना है? प्रवालों से, तो प्रवालों से जो है वो लक्षद्वीप आपका क्या है, वो पूरा जो लक्षद्वीप है वो प्रवालों से बना हुआ है। गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी कहलाती है, तो ये है मालाबार। गोवा के दक्षिण में तो क्या है वो मालाबार तट है। और ये है आपके लिए 39 फिर से अभिकथन और कारण वाला है। तो यहाँ पर आप देखिए कि भूमि उत्पादन का एक प्रमुख कारक है। भूमि उत्पादन का प्रमुख कारक है ना। तो भाई भूमि तो है ये कारक। अब भूमि दुर्लभ और सीमित है, तो हर किसी के पास ज़मीन नहीं है, दुर्लभ भी है और सीमित भी है। भाई बहुत जगह लोगों ने फैक्ट्री वगैरह भी बना ली हैं, तो ए और आर दोनों सही है, लेकिन कथन कारण की व्याख्या नहीं कर रहा है ना। जो कथन है वो कारण की व्याख्या नहीं करता है। और 40 में देखो यहाँ पर निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान करेंगे, यानी कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो ये आपका है भवन कार्यशील पूंजी का उदाहरण है, ये गलत स्टेटमेंट है, बाकी ठीक है। चलिए 40 का देखें आप। 41 नीचे कथन ए और कारण दिया, फिर से कथन और कारण है, तो ये पढ़िए से। और इसका जो है ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। गांव में मौसमी बेरोजगारी अधिक पाई जाती है। भाई गांव में मौसमी बेरोजगारी, गांव में तो वैसे ही बेरोजगारी है, तो मौसमी बेरोजगारी तो ज़्यादातर लोग कृषि पर आश्रित है। बिल्कुल गांव में जो मैक्सिमम, यानी कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई कारखाना नहीं है, गांव में बस खेती करो। और अगर मैं अपने उत्तराखंड की बात करूं, यूपी की बात करूं, तो वहां पर लगभग जो है खेती पर ही डिपेंड है सारे लोग। और अगला सवाल है 42 खाद्यान्नों की उपज में वृद्धि संभव है, यह है हरित क्रांति के द्वारा, है ना, ग्रीन रिवोल्यूशन। और 43 देखें आप, नीचे कथन और कारण है फिर से, तो कथन और कारण का आपका यहाँ पर भी ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। और उसके बाद हमारा 44 में भी आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। आप पढ़ें इसे, ये कथन और कारण पढ़ लें। अगर स्पीड में है तो इसे स्लो कर सकते हैं आप। चलिए 45 आपका है महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र किसने तैयार किया था? तो ये किया था ओलंप दे गूज ने। और अब आपको यहाँ पर मैच करना है, मिलान करना है। तो सबसे पहले तो ए और बी कॉलम का आप देखें, उसके बाद यहाँ पर आपका जो आंसर है वो रहेगा डी रहेगा, यानी कि फर्स्ट का डी है। देखो यहाँ पर फर्स्ट का जो है डी है, यानी कि राजदंड क्या है, शाही सत्ता का प्रतीक है। और दूसरे का सी, तो जो दूसरा है उसका सी है, यानी कि लाल फ्राइजियन टोपी है, तो ये दासों द्वारा स्वतंत्र रूप से पहनी जाने वाली टोपी है। उसके बाद देखो यहाँ पर थर्ड का बी है, तो थर्ड का बी है, यानी कि देने वाली स्त्री कानून की मानवीय रूप है, कानून का मानवीय रूप है। और सबसे लास्ट में विधि पट क्या है आपका, तो वो है ए, यानी कि कानून की नज़र में सब बराबर हैं, यह है विधि पट। और अब आता है आपके पास सेक्शन सी। और सेक्शन सी में आपको ये रिसोर्स दे रखे हैं, आपने इसे थोड़ा सा रीड करेंगे और इस वीडियो को आप रोक सकते हैं थोड़ा सा हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ने के लिए। और उसके बाद इसे पूरा पढ़ें, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लें। और उसके बाद आपको यहाँ पर इन सवालों के उत्तर देने हैं। पालमपुर में विनिर्माण होता है छोटे स्तर पर, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन पालमपुर में गैर कृषि क्रियाओं का उदाहरण नहीं है? तो ये है फसल उगाना। और 49 का देखें, तो पालमपुर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपका सेकंड ऑप्शन सही है, यानी कि विनिर्माण कार्य पारिवारिक श्रम की सहायता से वहाँ पर किया जाता है। और 50 की देखें, तो परिवहन से जुड़े लोगों का क्या कार्य है? तो ए और बी आपका, यानी कि लोगों के एक स्थान से दूसरे स्थान से ले जाएगा। भाई गाड़ी में बैठे है ना, तो एक जगह से दूसरी जगह, वस्तुओं को एक जगह, साथ ही वस्तुओं को भी। भैया परिवहन क्या है, अगर ट्रेन है तो वो गाड़ी इंसानों को भी ले जा रही है, साथ में इसमें सामान भी जाता है। तो क्या है ये आपका सी ठीक है। पालमपुर में निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रिया का उदाहरण है? तो ये है उपयोग सभी, यानी कि दुकानदारी भी है,
विनिर्माण कार्य भी है, परिवहन सेवा भी है। तो आपके इसके अकॉर्डिंग डी करेक्ट आंसर है। पालमपुर में रायगंज के बीच निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन का साधन उपयोग में नहीं लाया जाता? नहीं, तो देखो रिक्शा है, तांगा है, बैलगाड़ी, बट हवाई जहाज नहीं है। चलिए यहाँ पर जो है सेकंड सोर्स है आपके लिए, और इसे सबसे पहले आप इसे हिंदी में पढ़ें। हिंदी में पढ़ने समझने के बाद थोड़ा समय से ऊपर करो, आप स्क्रीनशॉट ले लें हिंदी वाले। और अब हम बढ़ते हैं इसके इंग्लिश पैटर्न की तरफ। तो इंग्लिश वाले भी से स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप इसे देख सकें, पढ़ सकें और इसके आंसर आप दे सकें। चलिए 53 है, मध्य वर्ग खिलाफ थे, तो मिडिल क्लास वाज अगेंस्ट, क्यों किसके थे? तो जन्म आधारित विशेषाधिकार के। तो जन्म से ही अधिकार दे दिए जाते हैं। भाई ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण है, क्यों? अगर उसके गलत कर्म है तो सब ब्राह्मण क्यों करें? मतलब राजपूत का बेटा राजपूत है, अगर डॉक्टर का बेटा डॉक्टर है, टीचर का बेटा टीचर है, तो जन्म आधारित विशेष अधिकार नहीं दिए जाने चाहिए। और अगला सवाल है, सरकार के अंदर सत्ता विभाजन का मत किसने प्रस्तुत किया? तो ये थे मोंतेस्क्यू। चलिए आपका 55 वाला है, निम्नलिखित में से कौन सा मध्यम वर्ग का भाग नहीं है? ये आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि मजदूर आपका मध्यम भाग नहीं है, मिडिल क्लासेस का नहीं है। और अगला 56 सवाल है, किसी भी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत के आधार पर उसकी योग्यता ही होनी चाहिए। इस मत का समर्थन इनमें से किसने नहीं किया? तो कुलीनों ने नहीं किया। तो जो उच्च वर्ग में थे, उच्च कुल में थे, उन्होंने कहा भाई कोई अगर आदमी पढ़ लिख जाएगा तो हमारे बराबर आ जाएगा, तो इन्होंने इसका विरोध किया, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। भाई इंसान जन्म से नहीं बल्कि कर्म से महान होना चाहिए। और कबीरदास भी कहते हैं कि भाई जाति न पूछो साध की पूछ लीजिए ज्ञान। अगर वो ज़्यादा पढ़ लिख गया तो अच्छी बात है। मध्य वर्ग ने संपत्ति अर्जित की थी, मिडिल क्लास अर्न देयर वेल्थ थ्रो। तो ये था आपका समुद्र पारीय व्यापार से। और 58 निम्न में से कौन सा कथन मध्य वर्ग से संबंध नहीं है? सत्य नहीं है। तो ये आपका है बी, यानी कि उनका मानना था कि समाज में जन्म निर्धारित विशेष अधिकार होने चाहिए, जो कि मध्यम वर्ग ने इसे नहीं माना। चलिए अगला है घ, यानी कि डी सेक्शन है, चौथा लास्ट सेक्शन। यहाँ पर मानचित्र है, तो मैप से रिलेटेड यहाँ पर 2 सवाल हैं और दोनों के दोनों आपके लिए कंपलसरी है, यानी कि कोई भी आपको यहाँ पर ऑप्शनल नहीं है। और मानचित्र में आपको ए और बी मार्क है, यानी कि उसे मार्क किया हुआ है। अब आपको देखना है कि ए क्या है और बी क्या है। तो एक बार मानचित्र को आप देखें एक बार, ये देखिए, ये ई है तो ये कौन सी जगह है, और ये बी है तो ये कौन सी जगह है, ये आपको आंसर में ऑप्शन में बताना है। तो देखो ए क्या है और बी क्या है, पहले तो मानचित्र को देख लो। अब हम बढ़ते हैं 49 में आपने देखना है कि भारत के दिए गए राजनीतिक मानचित्र पर ए उस राज्य की राजधानी है जिस राज्य में ये अंकित है। तो कहने का मतलब है कि जो ए है वो कहाँ पर है, तो ये जहाँ पर है उसकी राजधानी का क्या नाम है? तो वो है आपका रांची, है ना, झारखंड। और अगला ये दृष्टिबाधित, यानी कि 59 की जगह आपको दृष्टिबाधित के लिए ये सवाल है, सेम सवाल है। देखो दृष्टिबाधित मैप नहीं देख पाएंगे बट वो पढ़ सकते हैं कि भारत के झारखंड राज्य की राजधानी क्या है। तो झारखंड की क्या है? रांची है। और वही सवाल ऊपर आपसे पूछा गया है। अब अगला सवाल है 60 वाला, भारत के राजनीतिक मानचित्र पर बी एक पर्वत चोटी है, इसका नाम विकल्प में से पहचान करनी है। तो बी क्या है आपका? एक कंचनजंगा। तो आपने देखा होगा खड़े में कंचनजंगा, वहाँ पर एक चोटी है। और इसी के साथ ही कुछ दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए भी है। तो निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में कंचनजंगा पर्वत चोटी है? तो ये लद्दाख में है, केरल में है, सिक्किम में है या उत्तराखंड में? तो जो कंचनजंगा है वो सिक्किम में है। ठीक है, तो ये हैं आज के लिए आपके लिए एसएसटी का पेपर सोशल साइंस का। आई होप आपको समझ आया होगा।
ये कितना इजी है, कितना टफ है, या कितने आप कर पाए, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। साथ ही आपको बाकी सब्जेक्ट के भी सैम्पल पेपर चाहिए तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाकर देखें और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करें। नई वीडियो में नई अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लीजिए। धन्यवाद।